आज के क्लास में स्टॉपिंग बाय वुड्स और स्नोई इवनिंग का जो है वो हम लोग समरी देखेंगे। और ये लिखा गया है किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा ये लिखा गया है ना। देखते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज़ अ रोमांटिक पोएम। यह जो है वो एक छायावादी कविता है, कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, जो रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। छायावादी का मतलब क्या होता है? रोमांटिक का मतलब क्या होता है? रोमांटिक का मतलब एक ऐसा विस्मय स्थिति जिसमें कुछ चीज़ें असंभव हो लेकिन उसको संभव करने की बात की जाती है। जैसे हिंदी सिनेमा में किया जाता है कि छायावादी स्वरूप दिखाने के लिए कहा जाता है कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, और तुम जो कह दो तो इन हवाओं को मोड़ लाऊंगा। ऐसा संभव है चांद तारों को तोड़ करके और वो अपने महबूब के हाथ में रख सकता है? चांद का आकार कितना बड़ा है, उसी के नीचे दब जाएगी, है कि नहीं? लेकिन वो रोमांटिकनेस में क्या बोलता है कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। ये रोमांटिकनेस है, ये रोमांटिक सिचुएशन है। समझ में आ रहा है ना? तो उसी प्रकार से प्राकृतिक अवलोकन के बाद जो इन्होंने कविता लिखी है वो एक रोमांटिक पोएम बन जाती है फॉर द नेचर, प्रकृति के लिए। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज अ रोमांटिक पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। यानी कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग एक छायावादी कविता है जो कंपोज की गई है रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। ही इज़ द लॉरेट पोएट ऑफ द अमेरिका। यह जो है वो अमेरिका के एक जाने माने कवि है। लॉरेट का मतलब हो गया कि ये जो है वो वहाँ के वास्तविक कवि नहीं है, एक दर्जा दिया गया है कि हाँ ये वहाँ के कवि है। क्योंकि ये रहते कहाँ थे? इंग्लैंड में, और वहाँ से जब ये अमेरिका में सेटल हुए तो इसलिए इनको एक उपाधि दिया गया लॉरेट पोएट का, और ये अमेरिका के हैं। ही बीन्स अ क्लोज रिसेम्बलेंस टू वर्ड्सवर्थ। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि वो नेचुरल पोएट हैं, वो भी प्राकृतिक कवि हैं, उनके नज़दीक संग में ये पहुँचने तक का कोशिश किया है इन हिज लव फॉर नेचर, अपने प्राकृतिक के प्रेम के जरिए। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही प्रेजेंट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, वह प्रस्तुत करते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही प्रेजेंट्स, वह प्रस्तुत करते हैं द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता। द ब्यूटी ऑफ नेचर को इस कविता के माध्यम से वो दिखाते हैं। द ब्यूटी ऑफ नेचर का मतलब हुआ प्रकृति की सुंदरता। प्रकृति की सुंदरता को वह अपनी इस कविता के माध्यम से बतलाते हैं, दिखाते हैं। एक दिन, वन डे, द पोएट इज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। एक जंगल से कवि गुजर रहे थे। ये सारी कविता इसी घटना पर आधारित है कि जब वह कवि जो है किससे गुजर रहे थे? जंगल से गुजर रहे थे। घनी अंधेरी रात थी और वहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता को देख करके और उन्होंने अपने घोड़े को रोक लिया। छोटा सा घोड़ा था और वहाँ पर रोक करके और प्राकृतिक अवलोकन करने लगे कि पेड़ जो है वो काफ़ी घने हैं, जंगल जो है वो काफ़ी घना है, और जो फोर्जन लेक है और जो वुड्स है उसके बीच में ये रुके हुए हैं। अर्थात जो जमी हुई झील है और जो जंगल है वो उसके बीच में रुके हुए हैं और निहार रहे हैं किसको? जंगल को, जंगल की सुंदरता को। तो वन डे द पोएट इज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। एक दिन कवि जो है वह जंगल से क्या हो रहे थे? गुजर रहे थे। ही इज राइडिंग अ लिटिल हॉर्स, और वह छोटे से घोड़े पर बैठे हुए थे। द फॉरेस्ट इज फिल्ड विथ स्नो, और जो जंगल था वह बर्फ से भरा हुआ था, बर्फ से ढका हुआ था। ही स्टेज देयर, वहाँ वो रुक जाते हैं। और लिटिल वाइल, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए वो वहाँ पर रुक जाते हैं। और एंड ऑब्जर्व द सराउंडिंग्स, और वहाँ के सराउंडिंग्स को वो क्या करने लगते हैं? ऑब्जर्व करने लगते हैं। वो वहाँ के सराउंडिंग्स को निहारने लगते हैं, अवलोकन करने लगते हैं। ही इज स्टैंडिंग बिटवीन वुड्स एंड फॉर्जन लेक, वो खड़े हैं जमी हुई झील और जंगल के बीच में। किनारे में जमी हुई जो है वह झील है जिसका ऊपरी तल जो है वो क्या हो गया है? जम गया है, और घनघोर जंगल है, उसके बीच में वो रुके हुए हैं। ही इज स्टैंडिंग, वह खड़े हैं बिटवीन वुड्स एंड फॉर्जन लेक, यानी जंगल और फॉर्जन लेक के बीच में, जमी हुई झील के बीच में। इट इज़ द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और यह साल का सबसे घना, सबसे अंधेरा जो है वह शाम था। ही थिंक्स दैट, वह सोचते हैं कि ही नोज द रियल मास्टर ऑफ दिस फॉरेस्ट, वह जानते हैं, वह सोचते हैं कि इस जंगल का रियल मास्टर कौन है, वास्तविक मालिक कौन है। वेयर ही इज स्टैंडिंग, जहाँ वह खड़े हैं, वह जहाँ खड़े हैं
वो सोचते हैं कि मैं जानता हूँ कि इस जंगल का रियल मास्टर कौन है, वास्तविक मालिक कौन है। तो जंगल का वास्तविक मालिक कौन होता है? परमपिता परमेश्वर, ईश्वर। ईश्वर ही तो इस प्रकृति के क्या है? जनक हैं। इस वजह से ये कहते हैं कि ही थिंक्स दैट, वह जानते हैं कि वह सोचते हैं कि ही नोज द रियल मास्टर ऑफ दिस फॉरेस्ट, वह इस फॉरेस्ट के रियल मास्टर को जानते हैं। वेयर ही स्टैंडिंग, जहाँ वह खड़े हैं, देयर इज़ नो फार्म हाउस, वहाँ कोई भी फार्म हाउस नहीं है। और ये अवलोकित कर रहे हैं, अवलोकित कर रहे हैं जंगल को, जंगल की सुंदरता को, और सोच रहे हैं, तरह तरह के विचार में डूबे हुए हैं सुंदरता को देख करके। और वहाँ पर कोई भी फार्म हाउस नहीं, वहाँ पर कोई भी ठहरने के लिए घर नहीं है। सो हिज हॉर्स कंसीडर हिज मास्टर, इसीलिए उनका जो घोड़ा है वह ध्यान देता है अपने मास्टर पर। हैज़ डन सम मिस्टेक, कि शायद इन्होंने यहाँ रुक करके क्या कर दी है? गलती कर दी। एंड शेक्स द हार्नेस, और वह घंटी को बजाता है। शेक्स द हार्नेस बेल, और वह गले में पड़ी हुई अपनी घंटी को क्या करता है? बजाता है। एज एन अलार्म, एक संकेत के रूप में, एक संकेत के रूप में, एक अलार्म के रूप में। घोड़ा जब देखता है कि मेरे मालिक तो यहाँ आकर के क्या हो गए हैं? रुक गए हैं, और यहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है, तो उनका ध्यान खींचने के लिए अपने गले में बंधी हुई घंटी को क्या करता है? हिलाता है। द पोएट इज बिजी ऑब्जर्विंग नेचर, जो कवि है वह प्रकृति के अवलोकन में व्यस्त है। इतना व्यस्त है कि उनको घंटी का आवाज़ भी सुनाई नहीं देता, उन्हें केवल प्रकृति की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें कल कल बहती हुई हवाएं सुनाई देती हैं, और फोर्जन लेक के नीचे से जो धाराएं बह रही है उसका आवाज़ सुनाई देता है। तो द पोएट इज़ बिजी ऑब्जर्विंग नेचर, जो कवि है वह नेचर को ऑब्जर्व करने में क्या है? बिजी है। ही डजंट हियर द बेल्स, और वह बेल्स को सुन नहीं पाते हैं, वह घंटी की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। ओनली ही लिसन टू द साउंड, वह केवल उस ध्वनि को सुन पाते हैं। विच इज प्रोड्यूस्ड विथ वाइंड, जो हवा से केवल प्रोड्यूस हो रही है, जो वहाँ बहने वाली कल कल हवाओं से जो है वो ध्वनि निकल रही है, उसी ध्वनि को वह केवल सुन पाते हैं। एंड डाउनी फ्लेक, और जो डाउनी फ्लेक है यानी कि हवा जो नीचे से बह रही है, जो झरने से होकर के और धारा प्रवाह हो रहा है, जो हवा बह रही है, वह केवल उसी का आवाज़ सुन पाते हैं। ही लाइक्स द वुड्स, वह जंगल को पसंद करते हैं। बट लेकिन ही हैज़ टू गो टू समवेयर, लेकिन उन्हें कहीं जाना होता है। टू कंप्लीट हिज इम्पॉर्टेंट टास्क, अपने महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ही वॉन्ट्स टू गो देयर, इसीलिए वो वहाँ जाते हैं। बिफोर टेकिंग रेस्ट, बिना आराम किए हुए। इट शोज दैट, यह प्रस्तुत करता है कि, यह प्रदर्शित करता है कि मतलब उनको कोई ज़रूरी काम है और वो उस जगह को पसंद करते हैं, लेकिन उस जगह को छोड़ करके और वह तुरंत ही क्या होते हैं? प्रस्थान करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं तो नेचर उनको बड़ा ही अच्छा लगता है। जंगल जो है, जंगल की सुंदरता जो है वह उनको काफ़ी मनोरम लगती है। वो वहाँ पर जो है एकदम रहना चाहते हैं, थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं, लेकिन उनको कुछ आवश्यक काम करना होता है, आवश्यक कार्य करना होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? प्रस्थान कर जाते हैं। इट शोज दैट, और यह प्रदर्शित करता है कि ही मस्ट डू हिज ड्यूटी, कि वह अवश्य ही अपना कर्तव्य कर रहे हैं। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर वह अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहे हैं। और इस तरीके से आज की क्लास में केवल हम लोग समरी ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर इसका अगले क्लास में, ठीक है।